नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। माँ, आपको फ़ैसला तो करना ही पड़ेगा। आपकी वजह से मैं अब इस घर में और झगड़े बर्दाश्त नहीं कर सकता। विक्रम ने कड़े स्वर में अपनी माँ कल्पना से कहा, बेटा, मैं कौन सा फ़ैसला लूँ? मैंने तो तुझे ही अपनी दुनिया समझ रखा था। तेरे लिए मैंने क्या-क्या नहीं किया। झूठ, फ़रेब और धोखा, सब कुछ तेरे कहने पर किया। मैंने तेरे पिता को इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपनी सारी जायदाद तेरे नाम कर दी। मैंने तेरे सौतेले भाई का हक भी छीन लिया, जबकि वह तो मुझे अपनी सगी माँ जैसा सम्मान देता था। कल्पना ने आंसू भरी आवाज़ में कहा, तो आप आर्यन के पास ही क्यों नहीं चली जाती? आपको कौन रोक रहा है? कल्पना की बहू स्नेहा ने कड़क आवाज़ में टोका, पर कल्पना ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपना दर्द बयान करती रही। मैंने उस पर चोरी का झूठा आरोप लगाकर ही तो घर से बाहर करवा दिया था। तुम्हारे पिता मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। जब मैंने उनसे कहा कि आर्यन ने मेरे गहने चुराए हैं, तो उन्होंने बिना सोचे मेरी बात मान ली। असल में वो गहने मैंने ही आर्यन की अलमारी में रखे थे। उसी दिन तुम्हारे पिता ने आर्यन को घर से निकाल दिया। कुछ समय तक वह उसे पैसे बेचते रहे, पर जब मैंने मना किया तो उन्होंने उसे खर्चा देना भी बंद कर दिया। आर्यन की पढ़ाई छूट गई और वह दूसरों के घरों में माली का काम करने लगा। हालांकि उसे खेती बाड़ी का बहुत शौक था। मैंने तेरे रास्ते से आर्यन को हमेशा के लिए हटा दिया। असल चोरी तुमने की थी, पर मैंने तुम्हारे पिता की नज़रों में आर्यन को चोर साबित कर दिया। सारी संपत्ति भी मैंने उन्हें समझा बुझाकर तेरे नाम करवाई। आज तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं इस घर से निकल जाऊं। बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी? इस घर के अलावा मेरे पास सिर छुपाने की कोई जगह नहीं है। कल्पना ने रोते हुए कहा, आप कहीं भी चले जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। कल मेरी माँ आ रही है, वो आपके कमरे में ठहरेंगी, इसलिए आपको अपना कमरा खाली करना पड़ेगा। हाँ, हम आपसे इतना ज़रूर कह सकते हैं कि आप नौकर के क्वार्टर में रह सकती हैं, लेकिन बदले में आपको घर का सारा काम करना होगा। आपके लिए मुझे रामलाल को नौकरी से हटाना पड़ेगा, तभी उसका कमरा खाली होगा। अगर रामलाल चला गया तो घर का काम कौन करेगा? मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर यहीं रहना है तो सर्वेंट क्वार्टर में रहिए और घर का काम कीजिए। हम आपको 2 वक्त की रोटी दे देंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। पूरी रात का समय है। सुबह तक या तो आपको घर छोड़ना होगा या रामलाल को। इतना कहकर स्नेहा विक्रम को लेकर वहाँ से चली गई। बेटे और बहू की बातें सुनकर कल्पना सन्न रह गई। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह दीवार से टेक लगाकर वहीं जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों के सामने उनके किए गए पाप एक एक करके तैरने लगे। जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी, तब आर्यन मात्र 3 साल का था। उनके पति सुमित ने आर्यन को कल्पना की गोद में सौंपते हुए कहा था, कल्पना, आज से तुम आर्यन की माँ हो। पति के सामने तो कल्पना ने बड़े प्यार से आर्यन को गले लगाया और मुस्कुराते हुए कहा, अब से आर्यन की सारी जिम्मेदारी मेरी है। उसे मैं सगी माँ जैसा प्यार दूंगी। कभी कभी सख्ती भी करनी पड़ेगी ताकि वो गलत राह पर न जाए। इसलिए आज के बाद आप उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। मैं उसकी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगी। वो माँ के प्यार के लिए तरसता रहा है, अब मैं उसे भरपूर प्यार दूंगी। कल्पना की मीठी बातों में आकर सुमित ने आर्यन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। वैसे भी जब माँ दूसरी हो तो बाप तीसरा हो जाता है। कल्पना ने अपने आकर्षण से पति को इतना मोह लिया कि वो जो कहती सुमित उसे सच मान लेते। पति के सामने तो वह आर्यन से बहुत प्यार जताती, पर अकेले में उस पर जुल्म डांटती। सुमित ज़्यादातर दौरे पर रहते। जब घर आते और आर्यन कुछ कहना चाहता तो वह उसे डांट देते और पत्नी के प्यार में खो जाते। पत्नी के शारीरिक सुख के आगे उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था। इसी बीच कल्पना ने विक्रम को जन्म दिया। अब तो वह खुलकर आर्यन पर अत्याचार करने लगी। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। जब आर्यन कल्पना की आंखों में किरकिरी की तरह खटकने लगा, फिर एक दिन उस पर गहने चुराने का आरोप लगाकर उसे सर्वेंट क्वार्टर में भिजवा दिया और कुछ दिनों बाद वहाँ से भी निकाल दिया। आर्यन के जाने के बाद भी कल्पना को डर सताता रहा कि कहीं सुमित अपनी जमीन जायदाद में आर्यन को हिस्सा न दे दे। इसी सोच से उन्होंने
पति को समझा बुझाकर सारी संपत्ति विक्रम के नाम करवा दी। सुमित पत्नी के मोह में इतने अंधे थे कि उन्होंने अपने बड़े बेटे आर्यन के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। घर से निकाले जाने के बाद किसी ने आर्यन की खोज खबर नहीं ली। माँ तो सौतेली थी ही, अब बाप भी सौतेला बन गया। कल्पना को पड़ोसियों से पता चलता रहा कि आर्यन दूसरों के घरों में माली का काम करता है और अखबार बांटता है। आर्यन की बदहाली सुनकर कल्पना के मन में संतोष की लहर दौड़ जाती। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा। एक दिन जब विक्रम अपनी माँ पर बुरी तरह चिल्ला रहा था तो कल्पना ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही विक्रम गुस्से से पागल हो गया। उसने कल्पना का हाथ मरोड़ते हुए दांत पीसकर कहा, माँ, आज आपने मुझ पर हाथ उठा दिया। आगे से ऐसी गलती मत करना। मैं आर्यन नहीं हूँ जो आपके जुल्म सहे और चुप रहे। आपने झूठा चोरी का आरोप लगाकर आर्यन को घर से निकलवा दिया, जबकि असल चोर मैं था। ये बात आप जानती थी, फिर भी आपने पिता से कहा कि चोरी आर्यन ने की है। पिता ने बिना जांचे उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। वे आप पर अंधो भरोसा करते थे। उन्हें लगता था आप उनसे प्यार करती हैं, जबकि आप तो उनकी दौलत से प्यार करती थी। पर अब वो दौलत मेरे नाम है, इसलिए आज के बाद मेरी आवाज़ ऊंची करके बात मत करना, वरना आपके भले की गारंटी नहीं। इतना कहकर विक्रम वहाँ से चला गया। कल्पना बेटे की बात सुनकर पहले तो सन्न रह गई, फिर सोचने लगी कि शायद विक्रम ने शराब पी रखी है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। नशा उतरते ही वो माफ़ी मांगने आएगा। पर उस दिन सुमित ने विक्रम की सारी बातें सुन ली। वे अब खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। आर्यन के साथ हुए जुल्म उनकी आंखों के सामने तैरने लगे। इस सदमे ने उन्हें बिस्तर पकड़वा दिया। सुमित ने आर्यन को ढूंढने की भी कोशिश की, पर कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद ही सुमित का देहांत हो गया। कल्पना को पति की मौत का कोई गम नहीं था। उन्होंने तो शादी ही धन के लालच में की थी। मरने से पहले सुमित ने सारी दौलत बेटे के नाम कर दी थी। कल्पना बेटे के साथ खुश थी। इसी बीच विक्रम ने अपनी पसंद की लड़की स्नेहा से शादी कर ली। पत्नी के आते ही विक्रम का व्यवहार माँ के प्रति पूरी तरह बदल गया। घर जमीन सब पहले ही उसके नाम थी। अब वो हर छोटी बात पर कल्पना का अपमान करने लगा। स्नेहा भी पीछे नहीं रही। कल्पना सब कुछ सहती रही, पर आज बहू बेटे ने उन्हें घर से निकालने की बात कर दी। ये सुनकर उनके कानों पर यकीन नहीं हुआ। आज उनका पाप भी उनका मजाक उड़ा रहा था। जो उन्होंने आर्यन के साथ किया, वही आज उनका अपना बेटा उनके साथ कर रहा था। कल्पना अपने गुनाह याद करके फूट फूट कर रोने लगी। पता ही नहीं चला कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब नींद खुली तो काफ़ी देर हो चुकी थी। वो कमरे से बाहर निकली तो देखा बहू बेटा चाय पी रहे हैं। उन्हें देखकर दोनों ने जानबूझकर अनदेखा कर दिया। वो भी एक कुर्सी पर बैठ गई। तभी स्नेहा ने मुंह बनाकर कहा, माँ जी, आपने क्या सोचा? आप सर्वेंट क्वार्टर में रहेंगी या घर छोड़कर जाएंगी? बहू, इस बुढ़ापे में अब मैं कहाँ जाऊंगी? तुम लोग जहाँ कहोगे वहीं रह लूँगी। इतना कहकर वो चुप हो गई। तो ठीक है माँ जी, मैं आज ही रामलाल को नौकरी से हटा देती हूँ। अब घर का सारा काम आपको ही करना होगा। हम आपको मुफ्त में नहीं खिला सकते। अब यहाँ क्यों बैठी है? रसोई में जाइए, नाश्ता और खाना बनाना है। पहले हम दोनों के लिए चाय बनाकर दे जाइए, फिर बाकी काम शुरू कीजिए। स्नेहा ने आदेश दिया। कल्पना ने उम्मीद भरी नज़रों से बेटे की ओर देखा, पर उसने नज़रें फेर ली, मानो कह रहा हो कि मेरी पत्नी जो कहती है वही तुम्हें मानना है। देखते ही देखते कल्पना अपने ही घर में नौकरानी बनकर रह गई। दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटी रहती, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती। पड़ोसियों को भी उनकी ये हालत देखकर तरस नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने खुद कल्पना को आर्यन पर जुल्म डांटे देखा था। सब आपस में कहते, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सज़ा उन्होंने आर्यन को दी, वही अब उनका बेटा उन्हें दे रहा है। दिन बीतते गए। अब कल्पना अक्सर बीमार रहने लगी। काम करने में भी दम टूटने लगा। एक दिन तेज़ बुखार और कमजोरी के कारण उन्हें चक्कर आए और वे बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। बेटे और बहू ने उन्हें सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया और डॉक्टर से कह दिया कि ये उनके घर की नौकरानी है। उसके बाद वे कभी पलटकर देखने भी नहीं गए।
कल्पना का बुखार अब उतर चुका था। उन्होंने नर्स से पूछा, बेटी, अब मुझे कितने दिन यहाँ रहना होगा? मैं घर जाना चाहती हूँ। नर्स ने बताया, हम आपको डिस्चार्ज करना चाहते हैं, पर आप जाएंगी कहाँ? आपका तो कोई है ही नहीं। जो लोग आपको यहाँ लाए थे, उन्होंने कहा था कि आप उनके घर की नौकरानी हैं। अब वे आपको अपने घर में नहीं रखेंगे, इसलिए हमें आपको किसी वृद्धाश्रम भेजना पड़ेगा। कल ही नए डॉक्टर साहब आए हैं, आज वे राउंड पर आएंगे, तब मैं उनसे आपके डिस्चार्ज की बात करूँगी। नर्स की बात सुनकर कल्पना के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई। बेटे बहू ने उन्हें नौकरानी बना दिया था, अब वे लेने भी नहीं आएंगे। कल्पना यही सोच ही रही थी कि नर्स के साथ डॉक्टर राउंड पर आ गए। डॉक्टर को देखते ही कल्पना की सांसें अटक गई। वो डॉक्टर और कोई नहीं, उनके सौतेले बेटे आर्यन थे। आर्यन भी कल्पना को देखकर चौंक गए, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तभी नर्स ने आर्यन से पूछा, डॉक्टर साहब, इन माताजी के लिए क्या आदेश है? अब ये ठीक हो गई हैं, हम इन्हें ज़्यादा दिन अस्पताल में नहीं रख सकते, इन्हें वृद्धाश्रम भेजना होगा। क्यों, क्या इनका अपना नहीं है? आर्यन ने हैरानी से पूछा। नहीं डॉक्टर साहब, एक जोड़ा इन्हें भर्ती कराने आया था। उन्होंने बताया कि ये उनके घर की नौकरानी है और अब वे इन्हें अपने घर में नहीं रखेंगे, नर्स ने जवाब दिया। कल्पना आर्यन की आंखों में आंखें नहीं डाल पा रही थी। उनकी आंखों में आंसू और चेहरे पर गहरा दर्द था, जिसे देखकर आर्यन को उनकी हालत का अंदाज़ा लग चुका था। माँ जी, क्या आपका अपना कोई नहीं है जहाँ आप जा सकें? नर्स ने पूछा। सब है बेटी, पर आज मेरे अपने ही पापों ने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया है। इंसान अपनों के मोह में इतना अंधा हो जाता है कि दूसरों का हक छीन कर खुश होता है, पर जिनके लिए वो ये सब करता है वही एक दिन उसे अकेला छोड़ देते हैं। जब हम अपने बच्चों को दूसरों का हक छीनना सिखाते हैं, तो वही बच्चे आगे चलकर हमारे साथ वही करते हैं जो आज मेरा बेटा और बहू मेरे साथ कर रहे हैं। मैं अपने ही किए की सज़ा भुगत रही हूँ। आप लोग मुझे वृद्धाश्रम भेज दीजिए, वही अब मेरी असली जगह है। इतना कहकर कल्पना फूट फूट कर रोने लगी। नर्स जी, इन्हें वृद्धाश्रम भेजने की ज़रूरत नहीं, मैं इन्हें अपने घर ले जाऊंगा। जब बेटा जिंदा हो तो माँ वृद्धाश्रम में नहीं रहती, आर्यन ने गंभीर स्वर में कहा। आर्यन की बात सुनकर नर्स हैरानी से उन्हें देखने लगी। कल्पना का सिर शर्म से झुक गया, जबकि आर्यन के चेहरे पर अपनी सौतेली माँ के प्रति गहरा सम्मान झलक रहा था। आर्यन, तुम मुझ जैसी क्रूर सौतेली माँ को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हो? मैंने तो कभी तुम्हें चैन से जीने नहीं दिया। मेरी वजह से तुम घर से बेघर हो गए, फिर भी तुम्हारे मन में मेरे लिए अपनापन और सम्मान है। मैं सम्मान की हकदार नहीं हूँ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कल्पना ने हाथ जोड़कर रोते हुए कहा। माँ जी, मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं आज इस मुकाम पर आपकी वजह से ही हूँ। अगर आपने मुझे घर से नहीं निकाला होता तो मेरा स्वाभिमान और ज़मीर कभी नहीं जागता। आपके अपमान के बाद मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करूँगा कि लोग मुझे सम्मान दें। आज मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत मान सम्मान, ये सब मुझे आपकी वजह से ही मिला है। इस तरह मैं आपका कर्जदार हूँ और मैं किसी का कर्ज अपने ऊपर नहीं रखना चाहता, इसलिए मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। माँ बेटा, चाहे सगा हो या सौतेला, वो हमेशा माँ का कर्जदार ही रहता है। वैसे भी कभी कभी टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ने लगते हैं। देखिए, आज एक टूटा रिश्ता फिर से जुड़ रहा है। नर्स, माँ जी को मेरी गाड़ी तक पहुँचा दीजिए, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा और कहकर वार्ड से बाहर निकल गया। कल्पना हैरानी से आर्यन को जाते हुए देखती रही। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू साफ झलक रहे थे। आर्यन की बात सच थी, आज एक टूटा हुआ रिश्ता फिर से जुड़ गया था, और वह भी पूरे तरह दिल से। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।